सलीका और अमारत अगर पैसे से ख़रीदी जाती तो ये काफ़ी हद तक सही होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सलीका और अमारत आपके अपने हाथ की कारीगरी होती है, जो आपके घर दाखिल होने वाले को आपकी नज़र में नज़र आ जाती है। तो आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। एक हाउसवाइफ का ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुज़रता है और किचन की छोटी छोटी चीज़ों का उसको काफ़ी बारीकबीनी से ख्याल रखना पड़ता है। ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी और केबल वगैरह जब चूल्हे के पास हों तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इस तरह की केबल जब लटक रही हों तो जो स्टोव की हमारी फ्लेम होती है वो जब हाई होने की वजह से ये तार में स्पार्क होने की वजह से आग लगने का डर होता है। तो आज हम एक मैच बॉक्स से अपने मसले को हल करेंगे। तो मैच बॉक्स को मैंने दबाकर चपटी शेप में बना लिया है और इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद जो तार वाला सेंटर वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद जो ऊपर इसके कैबिन आ रहा है और कैबिन के बिल्कुल कॉर्नर में एक स्पेस सी बनी हुई है, उस स्पेस के अंदर हम इसको फंसा देंगे। इस तरह ये होगा कि ये तार हमारी बग़ैर किसी नेल लगाए परमानेंटली तौर पर फ़िक्स हो जाएगी। देखें अंदर की तरफ भी आप इसकी हदोहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फ़िक्स हो चुकी है। ना तो ये काम बड़ा था और ना ही जिस चीज़ का इस्तेमाल किया वो बड़ी थी। सिर्फ़ आपने थोड़ी सी जहानत के साथ अपनी वायर को कंट्रोल भी कर लिया और दूसरा अपने आप को नुकसान से भी बचा लिया। ये इसी तरह की चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख़्याल रखना पड़ता है और काम करने के दौरान यही काम हमारी सलीकामंदी कहलाती है। ये कैबिन मैंने आपके सामने बनाया था प्लास्टर ऑफ पेरिस की शीट से और लकड़ी के कुछ पीसेस के साथ, और आज हम इसी का ही मेक ओवर करने जा रहे हैं। चिप्स के जो बड़े रैपर थे वो हमने इसमें डाले थे। ये लेमिनेशन काफ़ी अच्छी रही। इसमें ये था कि हमारी शीट भी देखें नीचे से बिल्कुल साफ़ रही है, लेकिन मुझे कुछ ये अच्छा मालूम नहीं हो रहा था क्योंकि मैं इसमें मज़ीद और ख़ूबसूरती चाहती थी और वो मैं आज आपके सामने करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस रैपर्स को उतारते हैं। आप देखते हैं कि मैंने पीछे टेप लगा कर ये फ़िक्स किए हुए थे। जब कि मैं इसको जब साफ़ करती थी तो ये मूव होते थे और मुझे काफ़ी उलझन का सामना करना पड़ता था। ऊपर वाले कैबिन को मैंने रिमूव कर दिया है और नीचे वाला जो कैबिन है उसकी भी चीज़ें हम एक साइड पर रख देते हैं ताकि काम करने के दौरान हमें आसानी हो और हमारा जो कैबिन है वो अच्छे तरीके से मेकओवर हो सके। प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर जब भी हम कोई गम वगैरह लगाएंगे तो वो गम इसके अंदर जज़्ब हो जाएगी और अपनी पकड़ नहीं करेगी, इसलिए मैंने इस स्टिकर शीट का सहारा लिया है। ये वाटरप्रूफ स्टिकर शीट है जो अक्सर हम अपने काउंटर टॉप और इसके अलावा अपनी जो वॉल हैं उनके ऊपर भी लगाते हैं। नीचे आप इसकी स्टिकर बेस देख सकते हैं और ऊपर की लेमिनेशन देखकर भी आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये इस कदर जो है वो पायदार शीट है। इसके अलावा मैंने शीट लेते हुए इस बात को भी मद्देनज़र रखा है कि इसका जो कलर है वो मेरी टाइल्स के साथ अच्छे तरीके से मैच और सेट हो जाए। तो अब मैंने शीट की पैमाइश लेनी है, तो इस शीट को मैंने खोला है और इस कैबिन के अंदर पहले बिछा कर मैंने देख लिया है कि मुझे शीट कितनी चाहिए। इसके बाद जहाँ इसके पिलर आ रहे थे वहाँ से मैंने कट लगा दिया है और कट लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से इसको बिल्कुल ऊपर कवर कर दिया है। अब ऊपर वाले हिस्से को भी हम इसी तरीके से ही कवर करेंगे। एहतियात रहे कि जो शीट है आप इसका स्टिकर थोड़े थोड़े जो है ना वो उतारती जाएं, एकदम पूरा स्टिकर ना उतारें वरना आपको शीट लगाते हुए काफ़ी मुश्किल होगी और जो स्टिकर है वो नीचे वाली बेस के साथ बिल्कुल चिपक जाएगा। और इस तरीके से आप थोड़े थोड़े हिस्से को आराम से इसके साथ पेस्ट करते जाएं और नीचे वाले हिस्से को इसके साथ ही टर्न करते जाएं। तो सबसे पहले तो इसका कर्व आ रहा था जिसकी वजह से मैंने हाफ़ शीट को पहले लगाया है और उसके बाद
फुल शीट को इसके साथ पेस्ट कर दिया है। तो मेरा ये मेकओवर है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। देखें इसकी कितनी अच्छी शेप आई है। पानी गिरा कर डेमो करते हैं तो देखें कितने अच्छे तरीके से जो है ये ड्राई भी हो गया है और बिल्कुल हमारी शीट पानी गिरने की वजह से भी गीली नहीं हुई है, बल्कि ड्राई की ड्राई है। अब अपनी चीज़ों को इसके ऊपर अरेंज कर देते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आपको ये मेरा मेकओवर कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सिलाई मशीन का जब भी हम काम करते हैं तो ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जिनकी जो करीब की आईसाइट वीक हो। तो धागा डालने में कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है ये तो वही शख्स जान सकता है जो मशीन का काम कर रहा हो। ख़ास तौर पर 40 एज के बाद वैसे भी जो आईसाइट है वो वीक होना शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरली फैक्ट है। तो आज मैंने दराज से एक सिलाई मशीन की लाइट ऑर्डर की थी, तो मैंने कहा मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। ये चाइना की लाइट है और छोटे से बॉक्स में मुझे मौसूल हुई थी और निकालने पर देखें इसका कुछ इस तरीके से इसकी शेप है। छोटी सी इसकी वायर है और इसके साथ जो फ्लेक्सिबल जो इसकी केबल है वो मूव भी होती है। आप इसको जैसे चाहें अपने हिसाब से वो सिलाई मशीन के ऊपर अरेंज कर सकते हैं। लाइट इसकी छोटी है लेकिन देखते हैं इसको जला कर के आया इसकी रोशनी कितनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसको लगाने जा रही हूँ। तो फ्लेक्सिबल इसकी जो साइड है वो आप देख रहे हैं, शू भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा और मज़बूत बना हुआ है। तो चले आए इसको सिलाई मशीन के ऊपर फिक्स करते हैं। वाओ अमेजिंग, इसकी लाइट इतनी अच्छी है और यकीन करें ये बटन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है यूज़ करने में भी, और लाइट की रोशनी आप देख ही सकते हैं। आप आसानी से अपना स्टिचिंग का काम भी कर सकते हैं और इसके अलावा सुई में धागा डालना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। तो मेरी तरफ़ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है, आप ज़रूर लीजिएगा। तो सुई में धागा देखें कितनी आसानी से डाल भी लिया और लाइट ने कितना अच्छा काम भी दे दिया। वाकई ये अच्छी प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस 460 है। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम बहन भाई ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। मैं भी मार्केट से ये एक जीन की पैंट लाई थी और लंबाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम घर में बग़ैर कट लगाए इस पैंट को खुद ही जो है वो रिपेयर कर लें। तो सबसे पहले उल्टा पैंट को मैंने करने के बाद यहाँ पर 1 इंच का मैंने मार्क कर दिया है और इसके बाद दोबारा से पैंट को मैंने सीधा कर लूँगी। पैंट को सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद इसको रखना ज़रा आसान हो जाएगा। और जहाँ पर इसकी सिलाई ख़त्म हो रही है बिल्कुल इसके साथ ही आपने मशीन के पाँव को रखते जाना है और बिल्कुल सीधे सिलाई इसकी लगाते जाना है। जहाँ पर मोटी सिलाई आ रही है तो वहाँ से आप हाथ से सिलाई लगा लें, क्योंकि आपकी जो मशीन की सुई है वो टूटने का डर होता है। पैंट मैंने सिलाई लगाकर सीधी कर दी है तो देखें महसूस भी नहीं हो रहा कि पैंट को मैंने रिपेयर भी किया है। और इस तरह के छोटे छोटे काम बग़ैर दर्जी को दिए भी हम खुद कर सकते हैं और अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों की फ़्रॉक्स हों या मर्दाना शर्ट तो टिच बटन हमें लगाने पड़ते ही हैं। तो आज मैंने छोटे बटन छोड़कर बड़े बटन का एक सेट जो है वो दराज से ही मंगवाया था, तो वो भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखें इसकी कितनी अच्छी पकड़ है और साइज़ भी कितना अच्छा है और लगाने में तो वाकई बहुत इजी हैं, आप ज़रूर मंगवाइएगा। वैसे तो आजकल का ट्रेंड है कि लोग घुटनों से पैंट को सीज़र से कट करके पहनते हैं और कहते हैं कि जी ये फ़ैशन है, लेकिन बाज़ औक़ात ये फ़ैशन बाज़ लोगों को पसंद नहीं भी आता। तो घुटनों से जो मेरी पैंट है उस हल्की सी फट चुकी है और आज मैं आपके सामने ये जो टेप मैंने दराज से मंगवाई थी इसके साथ ट्राई करने जा रहे हैं कि वाकई इससे फटे हुए जो हिस्से हैं वो ठीक हो सकते हैं। बच्चों वाले घरों में ये टेप रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर बच्चे जब भी यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हैं और फाड़ कर आ जाते हैं तो जो माँओं को परेशानी होती है वो तो वही जान सकती हैं। तो आज मैंने टेप जो लेकर आई हूँ उसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस टेप के 2 हिस्सों को मैंने अकॉर्डिंग टू जो इसका कट आया हुआ था उतार लिया है। उतारने के बाद एक कोई भी कपड़ा ले लें तो उसको ऊपर रख कर आप प्रेस कर दें। प्रेस इस हद तक करें कि जो कपड़ा है वो टेप के साथ चिपक जाए। याद रहे कि पैंट का ये उल्टे वाला हिस्सा मैंने ऊपर रखा हुआ है और सीधा हिस्सा नीचे की तरफ है। इस तरीके से ये जो हम आयरन लगा रहे हैं ये उल्टे हिस्से की तरफ ही लगा रहे हैं।
टेप को हमने सीधे हिस्से की तरफ नहीं लगाना। कपड़ा लगाने का मकसद ये होता है कि कपड़ा और टेप अच्छे तरीके से पकड़ कर ले और जो फटे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल खुले नहीं, क्योंकि जब हम कपड़ा वॉश करते हैं तो हमारा कपड़ा खुल जाता है। प्रेस काफ़ी अच्छे तरीके से दबा कर लगाएं। कपड़ा अगर जलने वाला है तो इसके ऊपर एक और कपड़ा रख कर इसको प्रेस करें, क्योंकि ये डेनिम और या जीन की पैंट है तो वो जो है जलने का डर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अच्छी खासी आयरन की है। तो ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो सीज़र से कट कर लें। तो आपका देखें कितना अच्छा ये पीस है इसके साथ अटैच हो चुका है। अब पैंट को हम सीधा करते हैं और मैं इस हिस्से को खींच कर दिखाती हूँ कि देखें इसमें कितनी मजबूती आ गई है। एक माँ सबकी खुशी लेकर और घर के बजट को भी बैलेंस रखकर चलने में बड़ी माहिर होती है। तो आज हम इसी तरीके से एक रेक्सिन का पीस लेने जा रहे हैं। तो रेक्सिन के ये पीस मेरे पास पड़े हुए थे। ये ब्लैक और लचकदार रेक्सिन है और इसके दो मैंने निशान लगा लिए हैं। अंदर वाला स्टिचिंग का है और बाहर वाला कटिंग का है। शेप आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपकी एक शेप रखेंगे और 5 बाई तकरीबन 20 का जो है मार्क कर देंगे और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमने गोलाई ओवल शेप काटी थी उसके साथ जो लंबाई वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से रखते जाएंगे और सीधा बिल्कुल चारों तरफ से इसको सिलाई कर लेंगे और सिलाई इसकी मुकम्मल करेंगे, क्योंकि एक साइड पे जहाँ पर मुकम्मल तौर पर इसकी छोटी गोलाई आ रही है वहाँ पर लाते हुए आप अपनी मशीन को बहुत स्लोली अगर चलाएंगे तो आपकी ये वाली जो गोलाई है बड़ी अच्छे तरीके से स्टिच हो जाएगी और इसकी शेप भी बड़ी अच्छी आएगी। आप जब देख रहे हैं कि मुझे सिलाई करते हुए कोई मुश्किल नहीं हो रही और रेक्सिन आराम से मेरी सिलाई मशीन में गुजर गई है। जहाँ पर जोड़ आया था वहाँ पर मैंने इसका जोड़ लगा दिया है। अब नीचे वाला जो ओपन वाला हिस्सा है एक लास्टिक ले लें छोटे साइज़ का और उसको हमने खींच कर रेक्सिन के ऊपर लगाना है। स्टिचिंग मेरी मुकम्मल हो चुकी है। ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं और नीचे वाला हिस्सा भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इसको लास्टिक लगा दिया है। खींच के लास्टिक अगर लगाएंगे तो खिंचाव भी अच्छा आएगा। एक और रेक्टेंगल हमने पीस लिया है, इसको डबल करने के बाद ऊपर हमने इसकी इस तरीके से गोलाई रखनी है और गोलाई को सीज़र से बिल्कुल गोल कट कर लेना है। सेंटर से मैंने नहीं काटा बल्कि इसके कॉर्नर ही मैंने काट कर इस तरीके से गोलाई की शेप में लेकर आई हूँ। आप चाहें तो यहाँ पिन लगा सकते हैं ताकि ये मूव ना हो। मैंने इसको हाथ से प्रेस करके ही बिल्कुल अच्छी शेप में काट लिया है और नीचे भी इसको सिलाई करने के बाद लास्टिक लगाकर इसको मैं बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से को निकाल कर बराबर कर लूँगी तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी। एक और पीस मैंने लिया है और इसको भी मैं गोलाई में ही कटिंग करना है। ये चारों तरफ से इसकी गोलाई रखने के लिए मैं इसको पहले फ़ोल्ड करूँगी और एक कॉर्नर काटूँगी तो दोबारा फ़ोल्ड करूँगी तो दोबारा फ़ोल्ड करने के बाद इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले 2 कॉर्नर्स की कटिंग कर लूँगी। कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैंने इसको चारों तरफ से किस तरीके से जिस लास्टिक लगाना है, जिस तरह मैंने पहले दोनों पीस पे लास्टिक लगाया था सेम उसी तरीके से इसको चारों पीस पर लास्टिक लगा देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा चैनल देख रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे। आपकी पसंदीदगी का मुझे आपके कमेंट से अंदाज़ा हो जाता है, तो प्लीज़ अच्छे कमेंट्स में कंजूसी मत करें और आप क्या सीखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके और अपने साथ इंसाफ कर सकूँ और आपको अच्छी और टिप और ट्रिक्स दे सकूं। कवर मेरा तैयार हो चुका है और इसको मैंने सीट के ऊपर भी चढ़ा दिया है। अब ये मेरी सीट जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चले आए हम बाहर अपनी जो है छोटे बच्चों की किड्स स्कूटी है उसकी तरफ चलते हैं और इसको एहतियात के तौर पर रखने के लिए इसके ऊपर हम कवर चढ़ा देते हैं। जिस तरह बैक कवर है इसको मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि ये क्रैक होने से बच जाए। इसके अलावा सीट का डबल कवर चढ़ा दिया ताकि ये सीट गंदी ना हो और फ्रंट वाली सीट के ऊपर भी जो कि क्रैक हो चुकी है उसको भी सेव करने के लिए मैंने इसके ऊपर भी इस तरह का एक कवर चढ़ा दिया है। आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी? कभी कभी हमें बच्चों को खुशी देने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।